Yes, sir. Okay, so in today's class, first of all, I would like to explain the positive and negative deviation by graphical method. जिसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्राफ प्लॉट करूँगा और y एक्सिस पे आई विल बी टेकिंग Vp मतलब वेपर प्रेशर और x एक्सिस पे आई विल बी टेकिंग मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे दो मोल फ्रैक्शन होने वाले हैं, एक सॉल्यूट और एक क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। मान लीजिए इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शंस की, तो Xy1 और Xy2 की टर्म में स्टडी करूंगा। यहाँ पर भी Xy1 और Xy2 आएगा। तो एक बात तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है बच्चों, पता है ना। तो अगर Xy1 मेरा इनिशियली 0 है तो ऑब्वियसली बात है सारा का सारा मोल फ्रैक्शन कौन लगा रहा था, Xy2 लगा रहा था। और फाइनली मेरा Xy1 0 से 1 हो जाएगा और Xy2 1 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते जाओगे, एक का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और दूसरे का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन हमने जो ग्राफ को स्टडी करना है ना, वो ग्राफ को स्टडी इसी दौरान करना है, इसके बीच में स्टडी करना है। अदरवाइज अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, आप लोग सभी ध्यान देना। ये Xy1 आप नोटिस कर रहे हो कि मोल फ्रैक्शन 0 से शुरू हुआ मगर धीरे 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 ये 1 तक पहुंच गया। ठीक है, और एट द वेरी सेम टाइम ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि Xy2 था जो 1 से शुरू हो रहा है लेकिन धीरे 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 ये 0 तक पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच का मुझे ग्राफ स्टडी करना है, जो कि यहाँ पे देखो ना तो ये बहुत हाई होने वाला है ना बहुत लो होने वाला है, इनके बीच का ग्राफ आएगा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको नाम दिया मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों अगर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसको, पॉजिटिव डेविएशन को, if it is representing positive deviation तो I would be using red line for positive deviation. Red line helps us to find positive deviation. ये मैं खाली आपको डिनोट बता रहा हूँ। अब देखो कैसे होता है इसमें, जब Xy1 इक्वल्स टू 0 है और Xy1 0 से शुरू 1 पे खत्म हो रहा है, तो धीरे 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 इसका प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली एक टाइम पे आके इसका प्रेशर यहाँ पर स्टिल हो जाएगा। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 हो चुका है। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ तो सबके जो प्रेशर है जितने मैंने ड्रॉ किए डॉटेड लाइन वाले, दीज आर दी एक्सपेक्टेड प्रेशर, कि इसका प्रेशर ये होगा, इसका प्रेशर ये होगा। तो सिमिलरली जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो भी एक्सपेक्टेड से क्या होने वाला है, ज्यादा। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, expected pressure of one component, that is it can be solvent or it can be solute, वो हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमें क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव में हमने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट वुड बी प्लॉटेड अबव द मार्जिनल लाइन। जो हम जैसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपकी मार्जिनल लाइन है, उससे ऊपर ये वैल्यू आएगी। बच्चों इज इट क्लियर, पॉजिटिव डेविएशन समझ आया आपको ग्राफ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है बच्चों, the expected pressure comes out to be greater than the expected pressure। यार जो मैं प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा था उससे पॉजिटिव डेविएशन की वजह से ग्राफ क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। सही है गलत है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब बताओ इसी ग्राफ पे मुझे अगर नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा। नेगेटिव डेविएशन के लिए कोई नया काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ के अंदर अब मान लो सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस जितने भी ग्राफ प्लॉट करोगे आप वो बिलो दी एक्सिस प्लॉट करोगे कि एक्सपेक्टेड से प्रेशर कैसा आ रहा है, ज्यादा। तो यहाँ पे ध्यान रखना नेगेटिव डेविएशन के लिए भी सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे हम,
और सेम ग्राफ प्लॉट करने के साथ साथ यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव डेविएशन को। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये कह सकता हूँ कि डॉटेड लाइन जो है वो कहीं ना कहीं आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो डॉटेड ब्लैक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अगर ब्लैक लाइन की बात करें तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी आइडियल सॉल्यूशन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? yes. एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ऐसे पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते पॉइंट्स हैं कि जो डेल्टा एच मिक्सचर होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो हमेशा पॉजिटिव है। बेसिकली जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इवन डेल्टा वी मिक्सचर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और जब हम बात करते हैं फॉर नेगेटिव डेविएशन तो ध्यान रखना नेगेटिव डेविएशन में जो आपका डेल्टा एच मिक्सचर होता है that comes out to be negative and delta V mixture also comes out to be negative. Am I clear? बात समझ आ रही है बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। समझ आ रहा है आप लोगों को, हाँ या ना? yes, sir. क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो उससे आगे की बात करता हूं मैं। वाली बात दोबारा बताता हूँ बेटा। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में एक्सपेक्टेड से प्रेशर ज्यादा आ रहा होता है। इसका मतलब अगर मिक्सचर की एंथैल्पी की हम बात करें तो जो ओवरऑल एंथैल्पी आ रही है, चेंज इन एंथैल्पी आ रही है, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही वॉल्यूम में जो बदलाव होगा वो भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सचर भी नेगेटिव होगा और डेल्टा वी मिक्सचर जो है हमारा ये भी क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, आप सुनिएगा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें हमें कि जब हम बात कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं हम लोग कि मान लो आपके पास मैंने कहा अ सब्सटेंस ए एंड बी आर देयर, दो सब्सटेंस है ए और बी। ठीक है, ए जो है हमारा ये 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और बी हमारा ये भी 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इन दोनों से एक सॉल्यूशन मिक्सचर बना, सॉल्यूशन मिक्सचर, और इस सॉल्यूशन मिक्सचर का जो रिजल्टिंग प्रेशर है इट कम्स आउट टू बी 19.9 एटमॉस्फेयर। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज इट? इज इट पॉजिटिव डेविएशन और इट इज नेगेटिव डेविएशन? वेरी गुड। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम आ रहा है। वेरी गुड, क्योंकि जब प्रेशर आ रहा है वो एक्सपेक्टेड से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट प्रेशर कितना आ जाए, 20 आ जाए, मगर 20 भी नहीं आया, कितना आ रहा है, 19.9। अब मान लो यही प्रेशर इसी सॉल्यूशन में, इसी क्वेश्चन के अंदर आपका जो प्रेशर टर्न आउट होता है सॉल्यूशन का, इट टर्न्स आउट टू बी 20। आप बताओ ये कौन सी सॉल्यूशन है? आइडियल। वेरी गुड, समझ आ रही है बात? और अगर हम बात कर रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है इसका प्रेशर रिजल्टिंग आउट टू बी 20.2 एटमॉस्फेयर, तो आप बताओ ये कौन सा है, कौन सी डेविएशन है, क्या कौन सा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। एम आई क्लियर? और ये कौन सी है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? बच्चों बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए। यस सर। सभी को समझ आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अब आगे आता है कि एक और सॉल्यूशन जो एक्चुअली मिक्सचर होता है, बेसिकली सॉल्यूशन नहीं बोलते,
एक स्पेसिफिक टाइप का मिक्सचर है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एजियोट्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो एजियोट्रॉप जो होते हैं ये बाइनरी मिक्सचर है। व्हाट इज बाइनरी मिक्सचर बच्चों? कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बेसिकली विच कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो इसको हम लोग बाइनरी मिक्सचर कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में 2 तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं या 2 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और इन दोनों सॉल्यूशंस की एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। दे हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड इन वेपर फेज। मतलब ये जो मिक्सचर बनेगा, जितना प्रेशर, बेसिकली कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जितना प्रेशर ये मिक्सचर लिक्विड स्टेट में एक्सर्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर इसके वेपर्स में अगर से कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो भी एग्जैक्टली सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आया ना? जल्दी बोलिए। एजियोट्रॉप की खास पहचान याद रखना, जितना इसकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में सेम होती है, और आप याद रखेंगे कि जितना वेपर प्रेशर इसकी लिक्विड स्टेट में एक्सर्ट कर रहा है उतना ही वेपर प्रेशर ये वेपर्स की फॉर्म में भी जो है एक्सर्ट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो समझो इसको। आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। बेसिकली आपके पास इथेनॉल और आपके पास वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल मान लो इसके अंदर 95% इथेनॉल है और 5% क्या है? पानी। जनरली हम जानते हैं कि अल्कोहल जल्दी वेपराइज होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो अगर मैं 50% मान लो यहाँ पे इथेनॉल ले लेता और 50% वाटर ले लेता, तो मैं जानता हूं रेट ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा होता, किसका कम होता? जल्दी बोलो। ये जल्दी वेपराइज होता, हाँ या ना? वेपराइज क्विकली, ठीक है। और ये वेपराइज कैसे होता? ये वेपराइज लेट होता, हाँ या ना? लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा मिक्सचर बनाया जिसमें मैंने 95% अल्कोहल लिया और 5% पानी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जितनी देरी में इस सॉल्यूशन का 95% अल्कोहल वेपराइज होगा उतनी देरी में केवल पानी का 5% वेपराइज होगा। यानी कि ये पूरी की पूरी 100% सॉल्यूशन एक साथ वेपराइज हो सकती है। एम आई क्लियर टू यू? एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. बस एक ही बच्चे समझ आ रहा है, बाकी लोगों को समझ नहीं आया? Yes, sir. आ गया? अब आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे इसमें कि ये एजियोट्रॉप जो है ये बेसिकली अगर ये वेपराइज सेम टाइम पे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वेपर्स बनाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, और जब हम वेपर बनाने के लिए हीट देते हैं तो हम क्या क्या बात कर रहे थे? कौन सी टर्म कहलाती है? वो टर्म कहलाती है बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि इस मिक्सचर का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है? दे हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इनका? इस मिक्सचर का कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्यों है समझ रहे हो आप लोग? मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जितनी देरी में ये सॉल्यूशन जो कि 95% इथेनॉल और 5% पानी है, जितनी देरी में 95% अल्कोहल उड़ के वेपर्स बनाएगा उतनी देरी में ही, उतनी ही हीट पे 5% पानी उड़ के वेपर बनाएगा। यानी कि अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे 95% अल्कोहल उड़ रहा है तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका 5% पानी भी उड़ रहा है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ उड़ रहे हैं। अगर ये एक साथ उड़ रहे हैं तो आप मुझे बताओ क्या इस पूरी सॉल्यूशन का, क्या इस पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना?
Yes, sir. सेम होगा? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड साइमल्टेनियसली। सभी लोग गुड। समीर को समझ आ गया, रिद्धि को आ गया, आर्यन, अश्मित, कृष, ध्रुव, इशिता, निश्चल, पलक, सर एक विनायक। बार आप फिर से समझा दीजिए। मैं फिर सुनाता हूँ बेटा। तो कैसा है, पहले एजियोट्रॉप का मतलब समझ ले। एजियोट्रॉप ऐसे समझ ले कि अगर मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ बेटा, तो अल्कोहल बता हाईली वॉलेटाइल है, हाँ या ना? आप बोलेंगे यस सर, अल्कोहल तो हाईली वॉलेटाइल है। तो अगर Yes, sir. अल्कोहल हाईली वॉलेटाइल है तो ये जल्दी उड़ेगा। और पानी जो है आपका कितनी देर में उड़ेगा? 5%। इसे ऐसे समझ लो कि आपके पास ऐसे एथलीट थे, आपने 100 एथलीट लिए, जिसमें से 95 एथलीट तो बहुत गोली की स्पीड से भागते हैं, किसी रेस को कंप्लीट करते हैं, और एक आपके पास पूरा सेट था एथलीट का जो बहुत ढीले थे। लेकिन उन ढीलों में से आपने 5 एथलीट्स निकाल लिए जो एथलीट्स एटलीस्ट इन 95% एथलीट के साथ साथ भाग सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, दूसरे पूल में से आपने 5% निकाला और पहले पूल में से आपने 95% एथलीट्स निकाले। दूसरे पूल के 5% भी एग्जैक्टली उतनी ही तेजी से भाग पा रहे हैं जितने की 95% एथलीट्स फ्रॉम द फर्स्ट पूल। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक रेस है और रेस खत्म होनी है, तो अब जो ये मेरे पास एथलीट्स हैं 100%, बताओ ये रेस सेम टाइम पे पूरी कर पाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir, कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो अगर ये रेस सेम टाइम पे पूरी कर पाएंगे तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, क्या कि सेम टाइम पे रेस पूरी करना। यहाँ पे ये मान लो एक सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, और रेस पूरी करने का मतलब होता है पार्टिकल्स ने जाके सरफेस पर टक्कर मारनी है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज वेपर प्रेशर और प्रेशर। ऑब्वियस ही बात है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे लिक्विड की सरफेस पे, लिक्विड के इंटरफेस पे, लिक्विड के अंदर से जो पार्टिकल्स हैं और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम पे हो जाता है, ये आप लोग जानते हो ना, इक्विलिब्रियम पे हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एम आई क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स भी एस्केप कर रहे हैं और एक साथ एक टाइम पे उड़ रहे हैं। उड़ने के बाद ये क्या क्रिएट करेंगे? वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और 100% है तो ऑब्वियस सी बात है 100% ही एस्केप कर रहा है। और उड़ने का मकसद क्या होता है कि ये लोग इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दें, ये पार्टिकल्स इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दें जो कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड के वेपर्स इतना प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. तो मैं ये कह दूं कि एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ये सही है या गलत? Yes, sir. Yes, sir, ये सही। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, इनकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर स्टेट पे कैसी है? सेम है। ठीक है, अब यहां पर भी दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। अब आपने कहा मैंने एक एजियोट्रॉप बना दिया और उस एजियोट्रॉप में 95% अल्कोहल और 5% पानी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर अगर मान लो मैं इसमें सॉल्यूशन ले लेता HNO3 और पानी की, जिसको हम लोग एसिड्यूलेटेड वाटर भी कहते हैं। अगर ऐसा कोई मिक्सचर है तो आप मुझे बताओ, आप HNO3 को पानी में डाल रहे हो तो आप मुझे बताओ क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन? बताओ। आप कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो मुझे लगता है। आप पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ, HNO3 डाल रहे हो, एसिड अपने में से क्या बाहर निकालता है? H+. H+। क्या ये H+ वाटर के साथ कंबाइन करेगा, हाँ या ना? H3 और प्लस बन जाएगा। दूसरी एक बात और भी नोटिस करो, क्या एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? हाँ, भरे भरे पड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए बच्चों, जब कोई भी चीज पानी में आप ऐड करते हो तो सबसे पहली चीज ये चेक किया करो, क्या कहीं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना रहा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर जाके HNO3 ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली तो दिक्कत, तो क्या दिक्कत आएगी? जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए फटाफट। फिर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। इस समय इनके बीच में बॉन्ड बन गया और बॉन्ड बनने के साथ साथ इन्होंने उड़ने से मना कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो आप मुझे बताओ, इस केस में आपको इस मिक्सचर को उतने ही प्रेशर पर एक्सर्ट करने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी या हीट कम देनी पड़ेगी? देखो मान लो इस सॉल्यूशन के जो अब पार्टिकल्स हैं ये उड़ने को तैयार नहीं है और ये वो पेरिफेरी है, बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और ये जो मिक्सचर है ये उड़ने को तैयार नहीं है। हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है कि इस पूरे मिक्सचर को आप इसमें से इतने वेपर्स बना दो कि वो वेपर जाके इस सरफेस पर टकराए और एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करें जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। लेकिन ये तो उड़ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं उड़ रहा? अब क्योंकि अब इसने क्या फॉर्म कर लिया? इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ली है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप ये बताइए कि मैं इस पूरे मिक्सचर को हीट कर रहा हूं, या हीट करूं या ना करूं, कि ये जो मिक्सचर है ये एस्केप करे और एस्केप करने पर बाहर वाले प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करे। जल्दी बोलो, क्या इसको एस्केप sir. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और एस्केप क्या आसानी से कर जाएगा? बिल्कुल आसानी से नहीं करेगा। इसे एस्केप करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर को लेने के बाद ये जाके ऊपर इस पेरिफेरी पे, इस बाउंड्री पर टकराएगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो प्रेशर एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। जब मैं इथेनॉल और पानी की बात कर रहा हूं तो वो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, लेकिन HNO3 और H2O की बात कर रहा हूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब इथेनॉल और पानी की जब बात की गई तो उसके अंदर मुझे पानी कितने पे उबलता है? जल्दी बताओ, पानी कितने पे उबलता है? 100 पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अल्कोहल तो 20-30 पे उबल रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ये 100 पे तो जाएंगे या 80-90 पे आएंगे, लेकिन इनका जो टेम्परेचर उड़ने के लिए चाहिए सॉल्यूशन को, वो कितना रह गया? 50 डिग्री सेल्सियस रह गया। जबकि HNO3 और पानी के अंदर बात कर रहा हूँ, पानी तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उड़ता है, HNO3 आपका थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे उड़ता है। तो मेरे हिसाब से पानी तो 100 डिग्री पे उड़ जाना चाहिए था, लेकिन पानी 100 पे नहीं उड़ा। पानी अब 110 पे ही उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है 110 पे? बिकॉज उसने HNO3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है। तो इससे एक बात मुझे समझ आती है कि अगर इफ अ सॉल्यूशन, बाइनरी मिक्सचर बेसिकली, if an azeotropic solution कर लो, if an azeotropic solution shows negative deviation, कौन सी deviation? Negative deviation, it requires more amount of heat. It requires more amount of heat for boiling. This is known as negative मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाम में ही डेफिनेशन है। मैक्सिमम कब करोगे बॉइल? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम कब करना पड़ेगा? ज्यादा हीट कब देनी पड़ेगी? जब बॉन्ड कैसा बन गया हुआ है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया हुआ है। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ये कौन सी डेविएशन है? ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है। मेरी बात समझ आ रही है? और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर आपके पास क्या मौजूद है? अगर आपकी जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो आपके पास मौजूद है, ये शो कर रही है पॉजिटिव डेविएशन, तो आप जानते हो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? इट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट। दैट इज व्हाई these solutions are known as minimum boiling azeotrops। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एम आई क्लियर टू ऑल? एजियोट्रॉप समझ आ गया बच्चों अच्छे से आप लोगों को? ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग स्कूल में जाएंगे समझ आएगा नहीं, इसलिए मैंने कहा इस टॉपिक को तो टीचर्स बट टच करती हैं और निकल जाती हैं, बट एजियोट्रॉप समझना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है एजियोट्रॉप आपका। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से हाथ खड़ा करें समझ आ गया तो।
विनायक, समीर, रिद्धि, पलक, निश्चल, अश्विन? यस सर, आ गया। गुड गुड गुड। अगर अभी समझ आ गया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम बच्चों याद रखना, न्यूमेरिकल जो आएंगे ना आपके चैप्टर के अंदर वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आएंगे, एंड टॉपिक नेम इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है टॉपिक का? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ ही कराऊंगा ताकि उससे आइडिया भी हो जाएगा आप लोग को और एक बार दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग समझिएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, आपको याद होगा मैंने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की और मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर जितने भी पंगे होंगे वो पंगे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही आदमी है, और वो आदमी कौन है? आपका सॉल्यूट। तो उसने कहा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आंसर क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड, जो डिपेंड करती है, विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है, उसका नेचर क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। क्या नेचर लेके बैठे हैं हम? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई आपसे पूछे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर, द आंसर इज सिंपल, द आंसर इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो भी किसके? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूशन के अंदर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रहेगा? व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? बताइए, व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? Colligative property is a property of a solution which depends only upon the number of solute particles irrespective of their nature। क्या नेचर है, कैसा है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नंबर के ऊपर। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर मास की बात करेंगे वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो सॉल्यूशन जो होती है ये इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इनवर्सली किसके ऊपर? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। एम आई क्लियर टू ऑल? इतना कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए। ओके, अगर इतना समझ आ गया तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए थ्योरी के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस इज न्यूमेरिकल्स, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहा मैंने? कौन सी है पहली प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है? पहले मैं इसका आपको संधि विच्छेद दिखाता हूं। लोअरिंग मतलब आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपने इंग्लिश में इतना जाना ही है कि लोअरिंग का मतलब होता है कमी आना। ठीक है, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, रिलेटिव उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ वेपर। हाँ जी बोलिए सर, एक बार वो प्रॉपर्टी दोबारा बता देंगे सर? वो मेरा मैं रिपीट करता हूँ। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्या कहा मैंने? दे डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, क्यों है, क्या करना है, उसके बारे में उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चार तरीके की होती हैं, जिसमें से पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और क्या है ये रिलेटिव लोअरिंग, ये समझ लेना। मैंने समझाया पहले लोअरिंग का मतलब क्या होता है। लोअरिंग का मतलब होता है कमी आना, ठीक है ना, और कमी किस में? वेपर प्रेशर में कमी आने वाली है। और रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल किया इन लोगों ने। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ?
रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। कुछ इनिशियल प्रेशर रहा होगा, उस इनिशियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में फाइनल प्रेशर में कुछ कमी आ गई होगी, तभी तो वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं इसको एक छोटी सी कहानी के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, मैं थोड़ा सा डार्क कंटेनर ड्रॉ कर देता हूं। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने पानी भरा हुआ था। क्या भरा था आपने? इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, इस पानी के अंदर इस पानी के पार्टिकल्स एस्केप करेंगे, हाँ या ना? और मान लो ये जो ऊपर मैंने एक लिड बना दी, लिड लिड रेड वाला जो बॉक्स ढक्कन दिख रहा है आपको बाहर की तरफ, ये एक लिड है, ट्रांसपेरेंट लिड, ठीक है। अब होगा क्या, लगातार आप देखें ये पार्टिकल्स लगातार इस लिड के ऊपर टकरा रहे हैं, और टकरा रहे हैं तो क्या एक्सर्ट कर रहे हैं आप सभी जानते हैं, ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर इज सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं, एस्केप करके ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अभी इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ पानी है, यानी कि प्योर वाटर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो अगर सिर्फ सॉल्वेंट है और कोई सॉल्यूट मौजूद नहीं है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है। पी नॉट मतलब प्योर प्रेशर, और होना भी चाहिए प्योर प्रेशर। आप लोग सभी जानते हैं जब एक चीज होती है सिर्फ एक, तो उस समय प्रेशर प्योर होता है। अब क्या किया आपने, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया आपने इस सॉल्यूशन के अंदर चुपचाप थोड़ा सा आपने ऐड करना शुरू कर दिया कुछ सॉल्यूट। क्या डाल दिया आपने इसके अंदर? कुछ अमाउंट सॉल्यूट का डाल दिया। और सॉल्यूट भी कैसा? आपने इसमें सॉल्यूट डाला और वो सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। व्हाट इज वॉलेटाइल? जो उड़ जाए। व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल? जो ना उड़े। तो आपने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट की कहानी समझ लो। सॉल्यूट करता क्या है? बेसिकली सॉल्यूट जाके लिक्विड की सरफेस पर बैठ जाता है या कुछ सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉन वॉलेटाइल है तो उड़ेगा नहीं, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जहां जहां पर भी सॉल्यूट है, ऑब्वियस सी बात है, उसके नीचे जो पार्टिकल था, उसके नीचे जो वाटर वेपराइज करने को तैयार था, क्या वो अब उड़ पाएगा? जल्दी बोलिए बच्चों, बताओ। जो लिक्विड पार्टिकल या लिक्विड की जो सरफेस थी, जहां से पार्टिकल एस्केप कर रहा था, सरफेस से एस्केप कर रहा था, उस सरफेस पर आके तो अब कौन बैठ गया? आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स बैठ गए। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए कि क्या अब सॉल्यूट के डालने के बाद ये जो पानी पहले आसानी से वेपराइज हो रहा था, क्या अब ये उतनी ही आसानी से वेपराइज होगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नो सर। नहीं। तो आसानी से वेपराइज नहीं होगा। तो अगर आसानी से वेपराइज नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इस लिड पर लगने वाला प्रेशर जो ये लिड फील करेगा, अब बताओ ये प्रेशर ज्यादा फील करेगा या कम फील करेगा? बोलो। कम। ऑब्वियस ही बात है, कम होना चाहिए। प्रेशर ऑन द लिड विल बी लेस इसलिए होगा क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं पहुंच रहे ऊपर इतने। और पार्टिकल्स क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि जो लिक्विड की सरफेस है उसे किसने ढक लिया है? लिक्विड की सरफेस को आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने ढक लिया है। जहां जहां पे सॉल्यूट मौजूद है उसके नीचे वाला सॉल्वेंट पार्टिकल एस्केप नहीं कर पा रहा है। तो अगर पार्टिकल एस्केप नहीं कर पा रहा है बच्चों, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस ही बात है पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अब मैं कह दूं कि अब जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसका नाम है पीएस, और पीएस का मतलब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, बात को समझ गए होंगे। जो मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से उसका जवाब दीजिएगा। बताइए, आउट ऑफ पी नॉट एंड पीएस which one is having more value? Is it P naught or is it PS? P naught. कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई। और होना भी चाहिए था, क्योंकि P नॉट सिर्फ और सिर्फ पानी का था। मान लो पानी था वो सॉल्वेंट आपका, और PS क्या है? नमक प्लस पानी। तो ऑब्वियसली बात है, क्या चीज नहीं उड़ेगी?
जो PS है वो सॉल्यूशन का प्रेशर है और सॉल्यूशन के प्रेशर के अंदर सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट डाल दिया गया। तो सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट डला तो सॉल्वेंट के उड़ने के रेट को उस सॉल्यूट ने कम कर दिया। इससे बनने वाली सॉल्यूशन ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो पहले से कम एक्सर्ट किया। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, P0 इज ग्रेटर देन PS। अब मैथ्स में आप लोग जानते हैं कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो हमें निकालना क्या है, आप लोग सभी जानते हैं, हमें निकालना है पहले लोअरिंग। तो लोअरिंग का मतलब होता है कमी। कमी कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो ये क्या निकला, P0 माइनस PS। एम आई क्लियर? P0 माइनस PS क्या शो कर रहा है बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, ये आपने कैसे निकाला, P0 माइनस PS करके। आपसे किसी ने कहा लोअरिंग तो निकाल लिया, अब बताओ रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालोगे। तो आपने कहा ये कौन सी कोई नई चीज है, P0 माइनस PS को डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, दैट इज P0। तो ये जो पूरी टर्म आ रही है हमारी, ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी, P0 माइनस PS अपॉन P0, विच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure. Am I clear to all? Yes, sir. ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आई है, इसके आगे का मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ।